हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्विल में स्वागत करता हूं। तो आज देखिए हम यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, ठीक, फर्स्ट पेपर है प्राइमरी लेवल का। तो इसे हम संपूर्ण तरीके से हल करेंगे। इसमें मैथ के क्वेश्चन भी पूरा लगाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है जब भी आपके यूपी टेट के पेपर होंगे उसके लिए। तो आप करना क्या, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि सभी प्रकार के हम पेपर सॉल्व कराते हैं। अभी 2019 का या फिर 2017 का, इसके पहले के और सेकंड शिफ्ट के पेपर, यानी कि अपर लेवल वाले, ठीक, तो सीनियर, तो सभी प्रकार के पेपर हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो करना क्या है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। और देखिए ये का है 1 से 5 तक की क्लास का है, ठीक। सभी प्रश्न 150 प्रश्न हम टोटल करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए 2018 प्रथम पाली का पेपर है, ठीक, प्रथम पाली का पेपर है, ठीक। और ये सी टेस्ट सीरीज कौन सी है, इसकी बुक जो पुस्तिका सीरीज है, बुकलेट सीरीज है, वो आपकी सी है। और 150 का पूर्णांक होता है, आपको पता है, 2.5 घंटे समय दिया जाता है, ठीक। चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए पहले आपका 30 क्वेश्चन क्या होगा, बाल विकास, ठीक, फिर 30 क्वेश्चन हिंदी, फिर संस्कृत, फिर गणित और फिर पर्यावरण। तो टोटल हम 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम किससे देखेंगे, बाल विकास से, ठीक। तो बाल विकास से हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम, मानसिक स्वतः शोध या फिर प्रकात्मकता स्थिरता, है ना। तो किसकी हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा सी, ठीक, स्वतः शोध। अगला है दूसरा नंबर, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह है किसने कहा। तो देखिए इसके लिए आपको पूरे नंबर मिले थे। इसमें से क्या है कि इसको लोगों ने चैलेंज किया था, तो इस पर पूरे नंबर दिए गए थे, ठीक। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो कौन सा उसके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके, तो व्यवहार के। चलिए अगला है 5वां नंबर देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इधर से इंग्लिश भी देख सकते हैं। चलिए अगला है 6 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कोलहर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक, संज्ञानात्मक संकार्य है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 8 नंबर, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो आपको किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से, तो आपको सबसे पहले उसकी बारीकी देखना होगा, मतलब क्या, अक्षर और शब्दों के मध्य सहचर्य से, ठीक। तो आप अक्षर और शब्दों के मध्य जो सहचर्य होता है उसको आपको देखना होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए हम जल्दी जल्दी ये करा रहे हैं, जहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा वहाँ पे हम जरूर डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में, ठीक। और थोड़ा सा टाइम आप लोगों को कम लगे इसलिए थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं। चलिए अगला है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो कौन सा करता है, देखिए गणित में क्या होता है, गणना दोष, ठीक। गणित में क्या होता है, गणना में दोष होती है, मतलब गणना में आपको दिक्कत होती है। चलिए अगला है कि 11 नंबर, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो कौन सा समावेशी की समस्या के लिए, सफलता के लिए क्या है, आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है, तो संवेदनशीलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, संवेदी क्या है, संवेग का तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम है कौन सा है वो आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और
मूल्यांकन, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अच्छे गणित की विशेषता है? तो कौन सा अच्छे गणित की विशेषता है? तो स्वेच्छाचारी। ठीक, कौन सा है? तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। चलिए 15 नंबर देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत? तो विक्टर ब्रूम द्वारा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो किस परिवार से संबंधित है? तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण से। ठीक, चलिए अगला है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ठीक, चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है? देखिए 18 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य से अदृश्य की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, निगमन से आगमन की ओर ये नहीं है। ठीक, निगमन से आगमन की ओर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। ठीक, किसी चीज़ के पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ठीक, चलिए 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो कौन सा अवबोध के स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता क्या है कि किसी चीज़ की खोज करना। ठीक, अन्वेषण कहलाता है। चलिए शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तथा संभव होगा, कब होगा? ये कह रखा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा कह रहा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा कह रहा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही कह रहा है, ये तीनों चीज़ें सही कह रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो किसके द्वारा करेगा? स्पर्श, ध्वनि, दृष्टि या प्रत्यक्षण द्वारा? तो किसके द्वारा? देखिए उस किसी को पुकारा तो उसने क्या सुना? उसका ध्वनि है ना, तो किसके द्वारा? ध्वनि संवेदना द्वारा। चलिए अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो क्या होती है? तो 2 से 7 वर्ष। क्या होती है? 2 से 7 साल तक। ठीक, चलिए 24 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास के लिए विशेषता नहीं है? तो बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो हमारा 3 ऑप्शंस एकदम राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? कौन है? बिने, चोम्स्की, पावलोव या मास्को? तो कौन है हमारा सही ऑप्शन? तो चोम्स्की। ठीक है, चोम्स्की। चलिए अगला है 26 नंबर, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो किससे उन्होंने सिद्ध किया है? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो हमारा 27 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, किससे? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से। चलिए अगला है 28 नंबर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है तृतीय अवस्था? तो क्या है? मूर्त संक्रिया अवस्था ही क्या है? तृतीय अवस्था। चलिए 29 नंबर देखते हैं, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले वैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो चौथा ऑप्शन विषय वस्तु का स्वरूप, इसमें क्या है? शामिल नहीं है। अगला है 30 नंबर देखते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परत व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता? तो कौन सा नहीं है? कौन सा है? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहायता परत व्यवहार। देखिए ये हमने उसके देख लिए हैं पूरे 30 क्वेश्चंस। ठीक, अब देखेंगे हिंदी पार्ट। ठीक, तो हिंदी पार्ट के भी हम टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 से लेकर 60 तक। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज है। ठीक, तो हिंदी के बारे में देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है शिवराज भूषण,
सही है। शब्द रसायन किसकी है? देव की, बिल्कुल सही है। परमिल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बिल्कुल सही है। मगर उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की नहीं है, यही क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उद्धव शतक किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, याद रखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक, तो याद रख लेंगे इनका नाम, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। पहला है ओल्गा से गंगा, राहुल संस्कृत्यान, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि ये यात्रा वृत्तांत बहुत लिखते थे। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम राइट आंसर है। अगला है आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, बिल्कुल सही है। मगर चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है। दर्शन दिग्दर्शन ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है, पर है किसकी, तो इसके बारे में याद रखेंगे ये किसकी है। दर्शन दिग्दर्शन तो राहुल संस्कृत्यायन जी की ही है, ठीक। तो दर्शन दिग्दर्शन किसकी है? राहुल संस्कृत्यायन जी की। तो हमारा डी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला है वह ईमानदार, फिर अल्प विराम लगा है, परिश्रमी फिर लगा है, फिर कर्मठ और मृदभाषी, बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ वहाँ लगाया गया। अगला उसके पास धन वैभव, बिल्कुल सही है। नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाँ मेरा यही विचार, तो ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए अगर हम कहीं भी हाँ या नहीं लिखते हैं शुरुआत में, तो उसके बाद हम अल्प विराम लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे अल्प विराम होना चाहिए था। ऐसे हाँ के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते, मगर इसमें नहीं किया गया, इसीलिए यही क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतर, शाश्वत, सनातन, आधुनातन। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। आधुनातन मतलब क्या होता है? आधुनिक टाइप का, और ये सब क्या है? पुरानी चीज़ें। चिरंतर चिर समय से, पुराने समय से, शाश्वत जो हमेशा चला रहा, सनातन जो हमेशा चला रहा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा? आधुनातन। इन चारों में से क्या है? भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवार चिन्ह का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवार चिन्ह का आपको पता है, अवार चिन्ह का क्या होता है? प्राचीन, ठीक। अवार चिन्ह का क्या होगा? विलोम प्राचीन। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, ये 35 हो गया। अब 36 नंबर की तरफ चलते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमारा देखिए गृहिणी, विभीषण और जगत गुरु, ठीक, जगत गुरु ये बिल्कुल सही है। हमारा विरहिणी गलत है। विरहिणी कैसे लिखा जाएगा? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विरहिणी लिखा कैसे जाएगा? तो विरहिणी ऐसे लिखते हैं, विरहिणी लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसको याद रखें, विरहिणी इस तरह लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये देखिए आपके क्या दिए गए हैं? मुहावरे, कौन सा गलत होगा? लुटिया दुबाना मतलब सारा काम चौपड़ करना, बिल्कुल सही। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये भी सही है। माई कलाल होना, साहसी होना, बिल्कुल सही। मगर देखिए सब्ज बाग दिखलाना, इसका मतलब हरा भरा करना नहीं होता है, मतलब क्या होता है? लालच देना, किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक। सब्ज बाग दिखलाना मतलब क्या? किसी को बहलाना फुसलाना या फिर लालच देना, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित ऋतु होए। देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो हम आपको बताते, इसमें अगर आप देखते हैं तो श्लेष भी हो जाएगा और रूपक हो जाएगा। श्लेष, हरित मतलब क्या होता है? हर लेना या बस में कर लेना, ठीक, हरा रंग या फिर हर लेना, ठीक। तो ये दो अर्थ निकलेंगे। और यहाँ श्याम हरित द्युति होय में भी क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार, ठीक। श्याम हरित द्युति होय में रूपक अलंकार हो जाएगा, और हरित के दो अर्थ निकलेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। तो हमारा ए 3 और 4, जिसने भी दोनों में से कोई ऑप्शन चुना था उसे फुल नंबर भी मिले थे, ठीक। तो याद रखेंगे इसमें दोनों प्रकार के अलंकार होंगे, श्लेष अलंकार भी होगा और रूपक अलंकार भी होगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला, गौ के लिए शाला। अब देखिए के लिए आ गया, यहाँ पर क्या होगा? ये कारक चिन्ह आ गया। इसका मतलब कहीं भी कारक चिन्ह आएगा तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। द्वंद्व में क्या होता है? यहाँ पे और आता है, यानी कि दोनों पद इसके बराबर होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। मगर बहुब्री में क्या होता है? कोई पद समान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें भी देखेंगे हम, तो फिर क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। तो यहाँ भी क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया। तो देश के लिए भक्ति मतलब क्या? यहाँ भी आपका तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, अगला है प्रागैतिहासिक में उपसर्ग क्या होगा? तो देखिए प्राक धन ऐतिहासिक, तो क्या हो जाएगा हमारा?
यहाँ पर प्राक हो जाएगा। देखिए प्राक नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ये लोग, बहुत से लोगों ने प्राक कर दिया तो ये गलत होगा। ठीक, तो हमारा प्राक हो जाएगा, प्राक धन ऐतिहासिक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किसकी कविता? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास किसकी कविता है? तो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। याद रखेंगे तुलसीदास किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए बहिष्कार का होगा बहिधनकार। बहिधनकार, देखिए बही हो जाएगा और जो खटकोड़ा वाला होता है ये विसर्ग में चेंज हो जाएगा। खास से खटकोड़ा आधा वाला वो विसर्ग में होगा, बस यही होगा बहिधनकार। और ये कौन सी संधि हो गई? तो विसर्ग संधि। देखिए हमने बोला था क्या कि जहाँ कहीं भी ऐसे चिन्ह मिलते हैं विसर्ग के, वो हमेशा विसर्ग संधि ही होगी। आपको आंख बंद करके उसे विसर्ग बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदेही वनवास, ठीक, तो ये हमारा देखिए इसको याद रखेंगे। वैदेही वनवास, वनवास से वनवास किसको मिला था? तो अयोध्या के जो राम थे उनको मिला था, तो इसलिए याद रख लेंगे कि वनवास अयोध्या। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वैदेही वनवास किससे संबंधित? तो अयोध्या से। तो कौन है अयोध्या? तो अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त, इनकी भारत भारती बहुत अच्छी रचना है, इसे भी याद कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? ये बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग कौन सा है? पहिया। कौन सा है? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। चलिए 46 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 46 से 47 दो क्वेश्चन क्या करना है आपको, इसमें से छांट के बताना है। तो आप लोग ये गद्यांश थोड़ा सा पुश करके आप लोग पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो संप्रेषण कला क्या नहीं है ये आपको बताना है। आत्मविश्वास, प्रभाव भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, या फिर अलंकरण। तो देखिए इसमें हम देखते हैं तो अलंकरण का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, तो अलंकरण क्या हो जाएगा? यही नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो किससे होता है ये बताना आपको। तो किसी भी तरीके का जो विकास होता है वो हमेशा ज़्यादातर किससे होता है? अभ्यास से होता है। तो हमारा भी अभ्यास हो जाएगा और आगे दिया भी होगा, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में। ठीक, चलिए अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपको बता दें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। छत्रंग ज्ञासरा। ठीक, छ त्रा ज्ञा और श्रा। ठीक, तो इनमें से देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमें या दिख रहा है, या नहीं होगा। ठीक, तो या नहीं होगा, ये होगा छत्रंग। ये किससे मिलकर बनता है? ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार। तो का और सा से मिलता है छा, है ना। ज्ञा किससे मिलता है? जा, और जा के नीचे हलन जरूर होगा, पहले वाले के नीचे हलंत होगा, और इया। ठीक, त्रा किससे मिलता है? ता के नीचे हलंत और रा से। ठीक, और श्रा किससे मिलकर बना है? सा और रा से बनेगा। और देखिए या फिर है क्या? या क्या होता? तो या क्या होता? अंतस्थ व्यंजन ना। या, रा, लावा, या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, और या वा क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। रा क्या होता है? ला क्या होता है? पार्श्विक होता है। और रा किसको बोलते हैं? लुंठित को। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। तो चलिए अगला है मृत्युंजय पद में कौन सा समास? तो मृत्युंजय का होता है मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्यु पर विजय पाने वाला, जीतने वाला कौन हो जाएगा? शिव जी। अर्थात तीसरा अर्थ निकलेगा जहाँ पर, वहीं पर क्या हो जाता है आपका? बहुब्री। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? देखिए कहीं भी हमने बताया है कि अगर आपको बिंदी लगी मिलती तो वो ज़्यादा किस में टूटती है? माँ में। ठीक, किस में टूटेगी? माँ में। देखिए यहाँ पर क्या होगा? अलन, आ की बात है, ला है, ला के ऊपर बिंदी, तो इसको हम माँ में तोड़ देंगे, वो भी हलंत लगा के। ठीक, प्लस कार, तो अलमकार। ठीक, तो अलम धन कार, तो क्या हो जाएगा? हमारा अलम जहाँ भी होगा वही सही हो जाएगा। तो ऐसा अलम कहाँ लिखा? तो हमारा डी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए एकदम इजी हिंदी पूछी गई थी। ठीक, चलिए 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से है। ठीक, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा ए ही है। ठीक, ये हम बता दें आपको क्यों है, ये बता दें आपको। देखिए यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग। देखिए ये क्या है? ये क्या है? आपका सर्वनाम दिख रहा, मगर ये क्या कर रहा? पुस्तक की क्या विशेषता बतला रहा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम है और विशेषता बता रहा है, इसलिए मतलब क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। एक वचन भी है वो आपको भी पता है। ठीक, तो ये चीज़ें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि ये क्या है? ये सर्वनाम है और क्या कर रहा है? ये
पुस्तक की विशेषता बता रहा कि ये है पुस्तक है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। और पुस्तक यहाँ पर क्या है, विशेष है, आपको पता है, एक वचन स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्लेषण का विलोम क्या होगा, तो विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, संश्लेषण, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता उन्हें क्या कहते हैं। देखिए दांतों पर जीभ लगेगी तो मतलब क्या, दंत हो जाएंगे, तो दंत हो जाएंगे तो क्या होता है, दंत कौन कौन से होते हैं, तुलसा नाम दंता, ठीक। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, तुलसा नाम दंता, तो तू से ता वर्ग वाले, ता था दाधा ना, ठीक, ता था दाधा ना ये हो जाएंगे, और ला से लट्टू, सा से सफेद सरोता वाला, ठीक। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे दंत हो जाएंगे। देखिए दांत में जीभ लग रही तो यहाँ पे घुमाया जाएगा, तो दांत में जीभ लगी तो दंत हो जाएंगे, ठीक। तो याद रखेंगे। अगला है उष्म कौन से हैं, तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा सा हाँ, ठीक, ये होते हैं उष्म, ये 4 उष्म होते हैं। उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। तो निम्नलिखित में से देखते कौन सा है, तो यारा लाबा ये नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन हमने बताया, ये चारों क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। ये भी नहीं है, ठीक। चाछा जाझा है ना, इच ऐसा नाम तालु, ठीक, तो तालत हो जाएंगे। मगर ये सटकोड़ा वाले ना, तो सा है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके अंतस्थ हो जाएंगे, उष्म हो जाएंगे, ठीक। साहा, तो ये क्या हो जाएंगे, उष्म हो जाएंगे। याद रखेंगे ये सारे व्यंजन क्या हैं, उष्म है, ठीक, 4। चलिए अगला देखते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यधिक का विलोम क्या होगा, देखिए अत्यधिक मतलब ज़्यादा, और तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, कम वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अत्यल्प है ना, बहुत ही कम, अत्यंत कम है ना, तो अत्यल्प हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, रित का विलोम क्या होगा। रित मतलब क्या होता है, सत्य, ठीक। तो रित का विलोम क्या होगा, तो रित मतलब याद रखेंगे, रित मतलब पूछा गया तो रित मतलब क्या होता है, सत्य होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनृत है ना, मतलब असत्य है ना, तो अनृत हो जाएगा विलोम। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, संकल्प शब्द में उपसर्ग है। तो संकल्प में क्या हमने बताया क्या, कि सा के ऊपर अगर बिंदी होगी तो वो हमेशा माँ में टूटेगी, ठीक। तो समधन कल्प, ठीक, तो समधन कल्प, तो हमारा सम कहाँ है, तो हमारा ए ऑप्शन सी सम दिखा रहा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। संकल्प में क्या होगा, सम हो जाएगा हमारा उपसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। देखिए मुझसे खड़ा नहीं हो जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा। वाच्य 3 होते हैं, भाव, कर्म और कृत्य, ठीक। तो जहाँ पे भाव की, यहाँ पर क्या है कि भाव के बारे में बताया जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक, ठीक, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक। क्यों, देखिए भाववाचक की पहचान क्या होती है, ज़्यादातर ये निगेटिव होते हैं, नहीं होगा। और क्रिया हमेशा क्या होती है, एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, और जो आपका ये होता है ये हमेशा थर्ड पर्सन होगा, ठीक। तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, ठीक। तो तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही माने गए हैं। पहला आंत्र, ये गलत है, ठीक। आंत का आंत्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये गलत था, और इसको अगर 2 और 3 में जिसने भी चुना था, एक को उसका सही ऑप्शन माना गया। लुनाई का मतलब आता है लवणता, ठीक, क्या होता है, लवणता, ठीक, ये होता है। ये आपके दोनों ऑप्शन सही थे, तो हमारा 2 और 3 दोनों सही माने जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। 60 नंबर, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल ही सही है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। अगला है रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। तीसरा है अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही, मगर चौथा गलत है, सॉरी तीसरा गलत है। स्कंदगुप्त, आपको पता होगा स्कंदगुप्त बहुत बार पढ़े होंगे, ये लक्ष्मी नारायण की है ही नहीं, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। तो याद रखेंगे स्कंदगुप्त किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के भी समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं अगली तरफ। देखिए अब तीसरे पार्ट में हम संस्कृत के बारे में देखेंगे, जो कि आपका 60 से 90 क्वेश्चन तक जाएगा, और इसके भी हम 30 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है डा डेलिया। देखिए डा लिखा है, अंगा नहीं है, तो डा किस में होता है, तो डा का उच्चारण स्थान क्या होता है ये हमको बताना है। तो क्या होता है, मूर्धा है ना, लुट लसाना मूर्धा, तो टा ठा डा ढा, तो उसी में आता है, मूर्धा में आता है टा, ठीक, ठा डा और ढा, ये क्या होता है, मूर्धा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूर्धा। तो डा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। देखिए हिंदी और संस्कृत के लगभग मिलते जुलते ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 64 नंबर, चौरभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास की
विभक्ति कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी भैया हमारी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। याद रखेंगे, सॉरी गलती हो गई, ठीक, इसमें हो जाएगी पंचमी विभक्ति। क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। याद रखेंगे कौन सी हो जाएगी? हमारी पंचमी विभक्ति। चलिए अगला है पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो कौन सा विभक्ति और वचन है? तो कौन सा है? द्वितीय और बहुवचन। विभक्ति कौन सी है? द्वितीय, और वचन कौन सा है? बहुवचन। ठीक, तो 63 का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं। नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। तो कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो इसमें कौन सा विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक, तो प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। चलिए अगला देखते हैं। षणवती में हिंदी का संख्यावाचक बोधक कौन सा है? तो कौन सी संख्या हो जाएगी? तो हमारा 65 का सही क्या हो जाएगा? 96। ठीक, 96। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। अगला है भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है सर्वनाम शब्द नहीं है। तो किसमें सर्वनाम शब्द नहीं है? तो यूयम, तो, अप या तस्मय। तो किसमें नहीं है आपका सर्वनाम शब्द? तो किसमें नहीं है? तो अप में। ठीक, अप में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है? तो कौन सी है? हमारा चतुर्थी विभक्ति। ठीक, कौन सी है? चतुर्थी। अगला है कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो कादम्बरी के कौन है? बाण भट्ट जी। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हिंदी में भी पूछा जाता है। कादम्बरी कौन है? बाण भट्ट जी। चलिए अगला क्वेश्चन है महाकवि कालिदास द्वारा विचरित नाटक कौन सा है? देखिए ये चारों किसके हैं? कालिदास के हैं, मगर इसमें पूछा गया है विचरित कौन सा है? तो कौन सा है? मालविकाग्न मित्र। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण होगा? तो आपको पता होगा सज्जन। सज्जन क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण। सत धन जन, है ना, सत प्लस जन, है ना, जना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ये आएगा तो मतलब क्या? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। पावक, पावका कौन सा होता है? अयाद संधि का। ठीक, जलौध कौन सा होगा? वृद्धि संधि का। ठीक, तो ये सब चीज़ें देखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्या कहता है? उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? तो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? तो वयम। वयम क्या है? उत्तम पुरुष। चलिए अगला देखते हैं 73 नंबर। ध्री धातु से प्रयुक्त प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो कौन सा बनता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, धृति। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 73 का। चलिए 74 नंबर देखते हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो छंद किस में होता है? आपको पता होना चाहिए कि छंद हमेशा किस में होता है? पद में होता है। ठीक, पद में रस छंद अलंकार होते हैं। ठीक, तो हमारा पद की ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्या है? तो त्वम गृहम गच्छसि। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्या कहता है? वने अपि पदे का संधि। तो इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो 76 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। पूर्व रूप। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है नीति मार्गम के न पलंग्यति, है ना। तो इसमें कौन क्या है? तो देखिए 77 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, कुलीना। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक, चलिए 78 नंबर देखते हैं। तत्रयो, तत्धन अयो, है ना। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो तत्रयो में हमें पता है कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में आपको बताना है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें संस्कृत में कितने हो जाते हैं? अयोगवाह 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4। मगर हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अंक और आहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा। चलिए अब 80 नंबर देखते हैं। अनुरूपम में कौन सा समास? तो देखिए अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो हमारा अव्ययभाव होता है, जहाँ पे ये क्या होते हैं कि उपसर्ग जात के होते हैं। ठीक, सॉरी, अव्ययभाव, अव्यय होते हैं प्रथम वाले। ठीक है, तो जहाँ पे उपसर्ग होते हैं पहले शब्द, वही क्या होता है कि आपका अव्ययभाव जाता है। इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर है कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है?
तो कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? तो आपको पता होगा कि ओ नहीं है ह्रस्व, ठीक, ओ स्वर क्या है? ह्रस्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो किस विभक्ति का बोधक है? तो हमारा तृतीया विभक्ति। किसका? तृतीया विभक्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकौपी में कौन से संधि विच्छेद सही है? तो बालकौपी में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो बालको प्लस अपी, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देखते हैं। बकुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बकुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? वकह बोलते हैं, ठीक, वकह बोलते हैं बकुले को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। हरिये क्रुध्यंती में हरिये कौन सा कारक है? तो हरिये में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो कौन सा कारक है? संप्रदान, ठीक, कौन सा है? संप्रदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा? तो अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? ना, सॉरी, हाँ, ना होगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा शब्द का चतुर्थी एक रूप क्या होगा? तो रमा शब्द का चतुर्थी एक रूप क्या होगा? हमारा रमाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। पितृ शब्द का सप्तमी एक रूप क्या होगा? तो पितृ का सप्तमी एक रूप क्या हो जाएगा? हमारा पितरी, ठीक। तो हमारा डू ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं। 89 का कहता है इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो कौन से आते हैं? ई उ रील री, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत का महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो सबको पता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14, ठीक। तो ये हमारे संस्कृत के पूरे 30 क्वेश्चन हमने देख लिए। चलिए अगला अध्याय देखते हैं। देखिए अगला अध्याय हमारा मैथ है, इसके बाद आपका पर्यावरण बचेगा, ठीक। तो अभी हम मैथ देखेंगे कहाँ से? 90 से लेकर के 120 तक, मतलब 30 क्वेश्चन हम मैथ के सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैथ का। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार था, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक। देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपके कैलेंडर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। तो देखिए 4/8 को क्या है? शुक्रवार है। अब देखिए 7 दिन बाद यही दिन होगा, ठीक। मान लिया आज 4 तारीख है, तो आज के 7 दिन बाद यानी 7/4/11 को भी यही दिन होगा जो आज दिन होगा, ठीक। तो इस तरह से हम देखते, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? 61 को हम 7 से भाग कर लेंगे, तो जितने 7 से कट जाएगा वो वही दिन आएगा, ठीक। तो जब हम इसको काटते हैं तो 7 56, ठीक है, तो कट जाएगा। और 8 सप्ताह हो जाएंगे, तो सप्ताह से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अलग दिन कितने बचेंगे? तो 56 हो जाएगा, 56, तो 5 बचेगा। तो हम क्या करेंगे? शुक्रवार में 5 जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में जब भी हम 5 जोड़ते हैं, तो शुक्रवार में अगर 5 हम जोड़ते हैं तो कौन सा दिन हो जाएगा? हमारा बुधवार हो जाएगा, ठीक। तो हमारा बुधवार आंसर आ जाएगा। तो बुधवार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, दिए गए चित्र में के बारे में बताना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है? y माइनस एक्स का मान क्या होगा, ठीक। y माइनस एक्स का मान, ठीक। इसको देखिए हम आराम समझाते जाते, आप लोगों को समझते रहना है कि क्या इसमें करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए ये क्या है? एक ए सी क्या है? पैरेलल सी डी के, ठीक। तो अब देखिए जो भी ये कोण होगा ये 110 है, तो ये भी 110 होगा, ठीक। तो ये भी इधर वाला क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि अगर कोण यहाँ पर हम अगर कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर अगर कोई संख्या मान लेते हैं, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ठीक। क्यों होगा? ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये जो भी कोण होते हैं, ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 110 हो जाएगा, ठीक। समझ में आई बात? तो ये भी क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब देखिए ये कोण 110 हो गया, ठीक। अब देखिए कोई भी ये बिंदु बनती तो इस पे इतना बड़ा कोण कितना होता है? 180 होता। अगर ये 110 हो गया तो ये देखिए इतना बड़ा कोण कितना होगा? तो ये पूरा कितना? 180 हो जाएगा, है ना। y के साथ में 180 हो जाएगा। तो अब y देखिए ये 110 हो गया, तो 180 से क्या करेंगे? अगर हम 110 घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? अगर 180 से हम 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा y का मान? तो 70 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया? 70, ठीक। तो याद रखेंगे y बराबर कितना आ गया? 70। ये कैसे आया? एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए ये 110, तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक। ये भी 110 हो जाएगा, ठीक। एक मेरे को थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन। अब देखिए ये वाला कोण क्या है? 110 है, ठीक। ये वाला कोण 110 है, तो ये भी वाला कोण क्या हो जाए? 110 ही होगा, ठीक। क्योंकि ठीक, इसके बारे में समझ लेना आप लोग। अब देखिए ये 110 हो गया। अब देखिए किसी भी लाइन पर जो कोण बनता है 180 से बनता है, तो देखिए ये एक कोण बन रहा है 180 से होगा। अगर ये 110 है तो ये कितना बचेगा? 180 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका 70 डिग्री, ठीक। ये 70 डिग्री होगा। अब देखिए ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक। ये वाला कोण 120 है तो ये भी 120 होगा। जिस प्रकार से ये और ये बराबर, उसी प्रकार से ये और ये बराबर होंगे। अब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अब देखिए अब ये भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये 60 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा गया है y माइनस एक्स, तो y कितना है? 70 है।
और x से कितना है 10 है, तो 70 से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 डिग्री है कोई ऑप्शन, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य मतलब हमेशा 100 होता। देखिए किसी को, देखिए पहले क्या था 100 रुपये था, अब उस पर 20% लाभ मतलब कि 120% होगा ना, टोटल कितना होगा 120% होगा। अगर हम देखते हैं तो 120% का लाभ कितने मिला, तो देखिए 120 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 390, तो देखिए 120 बराबर कितना हो गया 390। आप ऐसे समझेंगे 120 बराबर 390 होगा। अब देखिए हम अगर एक की वैल्यू निकालते हैं, 120 की वैल्यू कितनी 390, एक की वैल्यू निकालेंगे कितना 390 बटे 120 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्रय मूल्य याद करना मतलब 100 की वैल्यू, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, बस यही करना था। तो देखिए ये काटेंगे 0 0 कट जाएगा, और 4 से इसको हम काटते हैं, यहाँ पे 12 है ठीक, तो हम काट देते हैं इसको, हम 3 से 4 से काटते हैं, सॉरी 2 से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 छक 12 2 पंचे 10 ठीक है। अब इसको हम 3 से काट देंगे ठीक, जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे उसके बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा आपका, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 325 आ जाएगा ठीक। दोबारा देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा आपको क्या करना है कि 120% का लाभ, 20% लाभ रहा है मतलब लाभ कितना हो रहा है 120 का, तो 390 बटे 120 कर लेना है और गुणे 100 कर देना ठीक। तो हम करेंगे क्या 0 से 0 कट जाएगा आपका ये। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 ते 12 हो जाएगा और 25 चौके 100 है ना। अब 3 होगा, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 13 हो गया, 13 गुणे 25 आप करोगे तो आपका 325 आ जाएगा ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई। तो आपको पता देखिए 60,000 से कोई 65,000 हो रही, तो मतलब कितना बढ़ा 5,000 जनसंख्या बढ़ गई। कितने बढ़ी, पहले कितनी थी 60,000, तो 60,000 पे हम निकाल लेते हैं, तो 60,000 हो जाएगा, गुणे 100 कर लो। देखिए 2 0 कट गए, अब 2 0 से 2 0 कट गए, अब 6 से 50 को काट दो, तो आप काटोगे तो 6 48 आ जाएगा, तो 8 सही 2 बटे 6 आ जाएगा है ना, यही आएगा। तो हम इसको काटेंगे 2 बटे 6 को कितना 1 बटे 3 लिख सकते हैं, तो 8 सही 1 बटे 3 मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 सही 1 बटे 3 ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खाते हैं तो 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। देखिए करना क्या है, यहाँ पर M1 D1 इंटू H1 अपान W1 ऐसा सूत्र लगेगा। तो M1 कितना है 40 ठीक है, D1 कितना है 30 और कितना खाते हैं W कितना वर्क कर रहे हैं तो 200 ग्राम ठीक, 200 किलोग्राम बराबर M2 कितना है तो 30 डी हमें याद करना, D2 याद करना है तो ये लिख लेंगे, और 500 kg ना। देखिए ये आपका कट जाएगा, ये कट गया 0 0 काट दिया हमने, अब 5 से काटा 5 छक्का 30 6 बचा यहाँ पर, और 6 से काटते 6 पंचे 30 ये कट जाएगा, और ये काट देते हैं 2 से तो 20 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 हमारा तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज की भुजा होगी। देखिए भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, तो अंडर रूट के अंदर पहला विकर्ण बटे 2 है ना, तो पहले विकर्ण को हम D1 मान लेते हैं, D1 है ना बटे 2 का स्क्वायर और प्लस D2 बटे 2 का स्क्वायर ठीक। तो देखिए D1 क्या है आपका एक 16 है, 16 बटे 2 का स्क्वायर ठीक रूट के अंदर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 12 बटे 2 का स्क्वायर ठीक। तो ये काटेंगे 6 आ जाएगा, ये काटेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर ठीक, वो भी रूट के अंदर ठीक। तो ये हम करेंगे सॉल्व तो हमारा 100 आ जाएगा, अंडर रूट 100 आएगा, तो 100 मतलब क्या 10 हो जाएगा ठीक। तो अंडर रूट 100 आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना आगे ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला है, अगला कह रहा है संलग्न चित्र में PAQ है ना वृत्त की बिंदु A पर स्पर्श करती हैं तो ABC अगर चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाली कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो अगर ये इसका और इसका योग देखते हैं तो ये 180 अंश होगा, इसका देखेंगे तो ये 180 अंश होगा ठीक। अब यहाँ पे दे क्या रखा है कि कोण CAQ, तो CAQ मतलब ये वाला कोण क्या है आपका 70 है ठीक, ये वाला कोण क्या है आपका 70 डिग्री है ठीक। तो आपको पता है क्या कि यहाँ पर देख रखा कोण CAQ क्या है 70 डिग्री ठीक। एक चीज़ और है कि इस जो दूरस्थ कोण होता है इसके बराबर होता है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो कोण ADC ये भी क्या हो जाएगा आपका
70 डिग्री। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दूरस्थ कोण के बराबर होता है। ठीक, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब देखिए, अब चक्री चतुर्भुज का होता है, ये आमने सामने वाले कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज के अंदर स्थित है। तो कोण डी और बी कितना हो जाएगा 180, तो कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए कोण डी दे रखा, कोण डी कितना दिखा 70 और प्लस जब 70 को 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा आपका कौन सा कोण, कोण सी बी ए। तो कोण सी बी ए बी सी पूछा है, ए बी सी, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, अगर 70 है तो 180 इन दोनों का योग होगा तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, चलिए अगला है कि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर अंतर कितने का है दोनों में, तो 2 का अंतर है। तो कितने में हम विक्रय मूल्य नीचे रखे, तो विक्रय मूल्य कितना है 6 है, तो बटे 6 लिख के हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6। अब 3 को हम 100 से भाग करेंगे, 100 को 30 से भाग करेंगे, क्या आएगा 13 3 39। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका 33 सही 1/3 आ जाएगा। तो हमारा 98 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/4 और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो हमारा 99 क्या हो जाएगा 16/30, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 पेन 4 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 है, तब 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 है, तब 24 पेन का मूल्य कितना होगा। चलिए देखिए इसको किस तरह करेंगे, अगर हम देखते हैं 3 पेन, ठीक, तो 3 पेन लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे 2 पेंसिल, तो पेंसिल को हम पी से लिख देते हैं, और प्लस 4 रबर को हम आर से लिख देते हैं, बराबर कितने का 92 का है। ठीक, अब देखिए 8 पेंसिल, तो पेंसिल की जगह हम लिखेंगे 8, तो 8 पेंसिल को पी से बोले और प्लस 16 रबर को हम कितने दे रहे हैं 68 का। ठीक, अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे हम, देखिए पहले इनको बराबर कर लेंगे क्योंकि ये सारे कट जाएँ। ठीक, तो हमें करना क्या होगा, देखिए अगर इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, तो 4 से गुणा करेंगे, जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 पेन प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 पी है ना, और प्लस 4 चौक 16 आर बराबर क्या होगा 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो 368 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और जब ये घटेगा यहाँ पर, ठीक, तो याद रखेंगे जब यहाँ से ये घटेगा तो आपका कितना बचेगा 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 12। ठीक, तो आपको 12 बचेगा। अब देखिए 12 का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से घटेगा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना हो गया 12 का मूल्य कितना होगा 300। ठीक, तो अब देखते हैं जब 12 पेन की वैल्यू कितनी हो गई 300, तो 24 से क्या हो जाएगा 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 600। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया हो। देखिए हम एक त्रिभुज की रचना कब नहीं कर सकते, जब हमें दिया हो, जब उसके 3 कोण दिए होंगे तो हम उसको बना नहीं सकते। 3 कोण कैसे बनाओगे त्रिभुज, नहीं बन सकता ना। 2 कोण एक भुजा होगी तो बन जाएगा, केवल 3 भुजा होंगी तो बन जाएगा 2 भुजा और उसके मध्य का कोण होगा तब भी त्रिभुज बन जाएगा, मगर 3 कोण से कभी त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 102 नंबर। ठीक, 102 नंबर कहता है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए आपने सुना होगा एक फार्मूला होगा x प्लस वाई, ठीक, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, तो यही हम फार्मूला इसमें पेस्ट कर देंगे। देखिए 50% की वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ 20% प्लस कर देंगे, फिर प्लस लगा के 50 इंटू 20/100 कर देंगे। देखिए ये 0 0 0 कट गया। ठीक, ये क्या होगा 50 20 70, और ये कितना होगा 10 दूना 20 है ना, 5 दूनी 10, सॉरी, तो ये क्या होगा 70 प्लस 5 दूनी 10, तो ये क्या होगा 80। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 80 हमारा आंसर आ गया। अभी आंसर ये नहीं आया। ठीक, तो 80 बटे का हो जाएगा 100, तो 80 बटे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। जब इसको काटते हैं 0 0 कट जाएगा। अब क्या होगा 4 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8 2 पंचे 10, तो 4/5। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ गया 3 नंबर 4/5। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पुश करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक, बैक करके। चलिए अगला है, सामान्य मनुष्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में इसका तापमान क्या होगा। देखिए ये तो आपको रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए कि मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कितने डिग्री सेल्सियस होता है ना, कि 98.6 होता है। कितना होता है 98.6। अगर नहीं पता है, इसको निकालना चाहते हो आप, तो इसका सूत्र होता है, देखिए फ़ारेनहाइट से अगर उसमें निकालना चाहते हो आप, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में निकालना चाहते हो, फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा, तो इसका हम फार्मूला बता दें, C × 9/5 + 32। तो आपको क्या करना है कि C की जगह लग देना है आपको 37 और × 9/5 कर देना है,
ठीक, और प्लस में 32 जोड़ देना, तो आपका यही आ जाएगा 98.6। ठीक, आप निकाल सकते हैं और ये भी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है इसका आपको सही आंसर आपका 104 का सही आंसर का जाएगा 3 हो जाएगा, इसको आप लोग कर लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में क्या होती है, दोगुनी हो जाती। देखिए अगर कोई संख्या हम x मानते हैं तो वो दोगुनी हो जाएगी, मतलब क्या 2x हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने 10 रुपये दिए थे तो क्या हो गए 20 हो गए। ठीक, मगर 10 रुपये दिए थे, 20 रुपये हमें वापस दिया, मतलब ब्याज कितना मिला उसमें, 10 ही तो ब्याज मिला, मतलब x ब्याज मिला। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लिया हमारे पास 10 रुपये थे। ठीक, तो हमने क्या हुआ, दोगुनी हो गई, मतलब कितना 20 हो गई, तो 20 रुपये मिले, मतलब क्या, तो x ब्याज तो हमें 10 ही मिले, 10 तो हमारे ही थे, है ना। तो उसी तरीके से अगर देखिए कोई संख्या x थी उस पर दोगुना हो गई, मतलब क्या x ही ब्याज मिला होगा ना। तो आपको पता होगा कि PRT/100 मूलधन बराबर दर गुणे समय। तो क्या होता है आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो देखिए साधारण ब्याज कितना x मिला होगा, दूनी हुई, है ना, कितने वर्षों में, समय कितना है, तो 10, r हमें पता करना है, बटे 100 कर लेंगे। ठीक, तो देखिए x से x कट ही जाएगा, अब ये 1 0 कट गया, अब तो r बराबर यहाँ पे कितना आ गया 10%। ठीक, अब इसी ब्याज पे 3 गुना करना, तो देखिए 3 गुना करोगे कितना, 2 ब्याज मिल जाएगा, 2 गुना ब्याज मिलेगा, और एक आप खुद लगाए थे ना, तो 10% की दर से इसी परसेंट पे क्या होगा 10 हो जाएगा, इंटू टी आ जाएगा, तो बटे 100 करेंगे। ठीक, तो 10 से 0 0 कट जाएगा, और ये x से x कट गया, ये 10 जाएगा, इधर गुणा कर देगा, तो कितना t बराबर कितना जाएगा 20 वर्ष, है ना, 10 दूनी 20। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना रहा है। ठीक, तो खेल के मैदान का आयता क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आपको पता होगा कि मान लीजिए ये है। ठीक, तो इस पर अगर हम बनाते हैं ये, ठीक, तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या है कि देखिए जो व्यास होगा वही विकर्ण के बराबर होगा। ठीक, तो विकर्ण और इसके व्यास क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या कैसे करोगे इसको। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर हम देखते हैं क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल ना, तो विकर्णों का गुणनफल क्या होगा, विकर्ण कितना है 80 गुणे 80, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 40 आ जाएगा, 8 चौक 32, तो क्या हो जाएगा 3200, है ना, 3200 मीटर। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है भैया कि इसमें बताया जा रहा है कि 240 अंक की परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं, तो पाई आलेख में इसका संगत क्या होगा। देखिए 52 अंक अर्जित किए उसने कितने में से, तो ये आपको देखना होगा कि कितने की परीक्षा थी, है ना। तो परीक्षा से मतलब नहीं, यहाँ पर 360 को लिया गया। ठीक, किसको लिया गया 360, ठीक, 240 था। ठीक, 240 अंकों में से, ठीक, अब देखिए 240 अंकों में से मान लिया x क्या बोलते, हाँ 100 डिग्री थी। ठीक, तो x मान लिए। ठीक, उसके बाद कितना करते हैं 360, क्योंकि हमेशा पाई कितना होता है 360 का, बराबर कितने अर्जित कर लिए उसने अंक 52 अंक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सही से, तो हमारा कितना आ जाएगा 78 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर, 108 नंबर का था p का p% बराबर 36। देखिए p का p% मतलब क्या, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, बराबर कितना है 36। ठीक, तो ये देखिए ये जाएगा उधर क्या गुणा कर देगा, तो p इंटू पी मतलब क्या p² बराबर क्या जाएगा 3600। ठीक, अब देखिए ये जाएगा स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या रूट लग जाएगा, तो 3600 का स्क्वायर आता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है ना, तो 6 जहाँ 36 और 0 0। ठीक, तो हमारा 60 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 2352, है ना, 2352 का ये दे रखा, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको हमें सही से लगाना है। तो इसको हम बता दें, इसमें आपको क्या करना होगा, 2352 का पहले मासा निकालना होगा। ठीक, लासा निकालना होगा, लासा के बाद इसके जितने जोड़े बनेंगे जिस चीज़ के, उसके ऊपर इसको हम लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, अगर इसको लगा लेना, अगर ना लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो हम इसका ऑप्शन करके सही से लगा के दे देंगे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो 100 के समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक, कितनी हो जाएगी 5, हमारा 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी 6 हो जाएगी। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, तो किससे किससे ये कटेगा, वो भी सम संख्याओं से कितने कटेगा, तो 6 हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगर आप 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, तो आपको बता दें कितने कटेंगे 125। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर n निकाल लेंगे, तो 15/3 करेंगे तो कितना आएगा 5। अब कितने में इसका हम क्यूब कर देंगे, तो क्यूब क्या करेंगे, तो 25 पंचे 125, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ये देना है, दिख रहा इसके हाथ लगा रखी है 1989 3 की, तो भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम बता दें कि 112 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6। ठीक, चलिए अगला है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो इसको हम बता दें कि अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होता है। ठीक, तो बहुभुज की संख्या कितनी होगी, तो संख्याओं का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए 2n इन -4 की इंटू 9 कर देंगे। ठीक, 90 कर देंगे, 90 कर देंगे। ठीक, बराबर कितना है, अब बराबर दे रखा है 2160 दे रखा है। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए ये क्या होगा, 4 इधर जाएगा, क्या कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है 2n - 4। ठीक, अब ये देखिए 90 इधर गया तो काट दिया, तो काटो कितना आएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 में से 4 ये जाएगा, क्या होगा फिर से घट जाएगा। ठीक, तो 24 है। ठीक, 4 घट जाएगा और 2 बटे कर देगा, तो मतलब क्या 14 आ जाएगा। ठीक, तो n बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए सॉरी ये क्या आ जाएगा, एक मिनट देखते, 4 है तो ये माइनस में से जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस करेगा उधर 28 हो जाएगा, तो n बराबर कितना 2 भाग कर देगा कितना 14 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 14, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 114 नंबर देखते हैं। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 114 का कौन सा नंबर सही हो जाएगा ये देखना है आपको। तो 114 का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 115 नंबर। ठीक, चलिए 115 नंबर में हमें सॉल्व करना। देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे जो सही में है, तो 1 और 11 111 और 11 11 को जोड़ते हैं, तो इनको हम जोड़ लेंगे अलग, और फिर जो हाफ में बचेंगे उनको हम अलग जोड़ लेंगे। तो इनको हम जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 1234 आएगा। अब इनके बाद जो आधे आधे बचे हैं, आधा आधा आधा, इनको जोड़ लेते हैं अलग। ठीक, तो ये आधा आधा एक हो गया, फिर एक हो गया, तो क्या 2 और जोड़ लेंगे, तो कितना आसान बन गया ना। तो कितना हो जाएगा 1236, तो 1236 कौन सा है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इसी तरह से फिल करना है, ए और बी की जगह। तो ये दे रखा है, तो इसको हमें इसकी स्क्वायर में लिख लेना है कि ए की जगह 9 रखना है, तो 9 9 81 प्लस बी की जगह 10 में 100 हो जाएगा। ठीक, और ए बी 90 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 81 प्लस ये करके देखते हैं। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 91। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्या है तो x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या होगा हमेशा क्या होंगे ये धनात्मक होंगे। तो हमारा तीसरा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएंगे हमेशा धनात्मक होंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए संलग्न चित्र में आपको इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्या भरा जाएगा। देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 3 7 हुआ, 6 1 7 हुआ तो 7 भर देगा। यहाँ पे 3 2 5 हुआ और यहाँ पे 4 1 5 हुआ तो यहाँ भी 5 भर देगा। यहाँ 8 7 15 हुआ और 9 6 15 हुआ तो 15 भर देगा। यहाँ पर 6 5 11 और 7 4 11 तो यहाँ पर भी 11 भर दिया जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के लिए तो बी स्क्वायर बराबर 125 है। तो देखिए हम किस तरह से कर लेंगे, ये क्या होगा 5 का क्यूब है ना, 125 होता। तो ए बराबर क्या हो गया 5 हो गया। ए बराबर हमने क्या ले लिया 5 ले लिया और बी बराबर क्या ले लिया 3 ले लिया। अब इसको उल्टा करते हैं, अगर 3 की घात हम 5 कर दें, क्योंकि बी बराबर हमने 3 लिया था, ए बराबर 5, तो 3 की घात 5 करते हैं तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81 और 81 गुणे 3 करते हैं। ठीक, तो क्या आएगा आपका 3 का नाम 3 और 3 चौके 8 त्रिक 24 तो कितना आ जाएगा 243। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो 1 से लेकर 10 तक हम गिनती लिखेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उनका हम क्या करेंगे लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा आंसर। तो आप लोग सबका लासा निकालना, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा बी नंबर 2520 ही एक ऐसी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतया क्या होगी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए हमने मैथ के पूरे 30 क्वेश्चन कर लिए। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, क्या होगा जीएस, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए 121वां क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन से है। ठीक, इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, तो 121 से लेकर हम 150 तक देखेंगे और ये लास्ट होगा। ठीक, अगला पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन सा है? तो हमें पता होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन भी आया था, तो ये क्या होगा? रेखा शर्मा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 121 का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, और इसका अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बार पूछा गया, तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? तो 90वें में। ठीक, याद रखेंगे 90वें में। अगला 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से? तो 124 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपको बताना। तो किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक, चलिए अगला है, किस गैस के अम्ल के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो किसके? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो 125 का हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, इसी के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा भी होता है। ठीक, इसी के कारण ताजमहल क्या होता है? बदरंग होता जा रहा है। ठीक, चलिए 126 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? तो देखिए विधि का शासन कहाँ से लिया गया आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 127 नंबर। अगला है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना जारी करेगा वो कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए निर्वाचन आयोग ही ज़्यादातर जो बड़े चुनाव होते हैं उनके निगरानी रखता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? तो जो लोकसभा का जो कार्यवाही होती है प्रथम घंटे को क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल बोलते हैं। इसमें प्रश्न किए जाते हैं। ठीक, तो प्रश्नकाल हो जाएगा। चलिए अगला है, वर्षा जल संग्रह क्या है? तो जल, पहला है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, दूसरा है जल वर्षा जल का जमा और भंडारण, तीसरा है पानी का वितरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा 129 क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर, वर्षा जल का जमाव और संग्रहण। देखिए वर्षा जल जो होता है, वर्षा होता है, उसके पानी हम अगर संग्रहण करते हैं, जमाव करते हैं, भंडारण करते हैं, तो वो वही को क्या बोलते हैं? वर्षा जल संग्रह। ठीक, अगला है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा आपको पता होगा बहुत ही फेमस है कि एक सींग वाला गेंडा। तो कहाँ पर भारतीय गेंडा? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक, कांजीरंगा में क्या है? गेंडा है। और गिर में क्या है? आपको पता होगा गिर में क्या है? गुजरात में पड़ता है, और यहाँ पर शेर के लिए फेमस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 131 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अब 132 नंबर देखते हैं। 132 क्या कहता है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण में सबसे ज़्यादा उपस्थित है? आपको पता होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उपस्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। 133 नंबर देखते हैं, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। ठीक, लाइकोपिन क्या होता है? टमाटर में पाया जाता है। एंथ्रोसाइनिन क्या होता है कि ये पीला रंग कर देता है। कैरोटीनाइड वैसा ही होता है। ठीक, तो याद रखेंगे काला और पीला करता है। जैसे जामुन क्या होता है कि एंथ्रोसाइनिन के कारण क्या होती है कि ब्लैक हो जाती है। ठीक, चलिए अगला है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो कौन सा जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो हमारे क्या हो जाएंगे? चारों सही हो जाएंगे। ठीक, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप या एरोसेल कैन का प्रयोग। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, कौन सी? जेट्रोफा। ठीक, कौन सी? जेट्रोफा। अगला है, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वास्तविक नाम क्या है? वनस्पति नाम क्या है? ओसिमम सैक्टम। ठीक, इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? जड़ी बूटियों की रानी किसे कहते हैं? तो तुलसी को। तुलसी को क्या कहते हैं? जड़ी बूटियों की रानी। ये हमारे कई उपचारों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित जो पीने योग्य पानी है वो हमारा क्या होता है? पीने योग्य पानी। ठीक, देखिए आंसू जल भी शुद्ध होता है, मगर इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट जो लवण होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं इसके साथ में, तो ये हमारे लिए पीने के लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक, चलिए अगला है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव कारण हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं कि आपको बताना है आंध्र प्रदेश में जो अभी हाल ही में 2019 में घटित हुआ था घटना, वो किस गैस की त्रासदी के कारण हुआ था। ठीक, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, पॉलीमर, एलजी पॉलीमर
के उद्योग में, तो किस गैस के कारण हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए होगा। तो अगर आपको पता है इसका कमेंट जरूर करना हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए 139 नंबर देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। तो कब मनाया था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला है एम एस स्वामीनाथन एक हैं। तो एम एस स्वामीनाथन क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे। देखिए इन्हें ही भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता बोलते हैं, ठीक। और विश्व की बात करते हैं तो नॉर्मन ई बोरलाग, ठीक। विश्व में अगर हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा था तो नॉर्मन ई बोरलाग, और अगर भारत में बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में, ठीक। याद रखेंगे देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं। तो ये किसे सोखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको पता होगा क्या करते हैं कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं, और क्या बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी। तो क्या बोलते हैं इनको हम, तो क्या बोलते हैं, मृतक भक्षी, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो भूतापी ऊर्जा, ठीक। चलिए 45 नंबर देखते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है, पश्चिमी घाट। आपने नीलगिरी पहाड़ी सुनी होगी, 16 घास स्थल वहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, नीले नीले फूल खिलते हैं और ये 12 वर्ष में खिलते हैं, ठीक। तो इसे ही कारण इसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक। चलिए अगला है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो कहाँ करते हैं, तीनों जगह, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये प्रवासी पक्षी होते हैं जो कि साइबेरिया या फिर और जगह से, अन्य जगह से आते हैं भारत में, ठीक। चलिए अगला है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें क्या पाया था, किसकी अधिकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए मिनी माता रोग किससे होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो किससे होता है, पारा। अगर किसी चीज़ में पारा की अधिकता होगी, अगर उसे आप खाते हो, पानी पीते हो या मछली खाते हो, तो आपको क्या हो जाए, मिनी माता रोग हो जाए, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जापान से शुरू होता है, याद रखेंगे। चलिए 148 क्वेश्चन देखते हैं ओजोन परत की अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। तो कहाँ पे हुआ, दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका, ठीक। आपको पता होगा वहाँ पे हुआ है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, ठीक। याद रखेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन की जो है मोटाई किससे नापते हैं, डॉप्सन से नापते हैं, डॉप्सन से, ठीक। और ओजोन परत में क्षति क्या पहुँचाता है, तो आपको पता होना चाहिए CFC, ठीक। क्या होता है, CFC गैस निकलती है जो कि हमारे फ्रिज और AC से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, ओजोन परत को क्या करती है, ह्रास करती है ना। और ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो समताप मंडल में। ये भी याद रखेंगे, समताप मंडल में ही ओजोन परत क्या है, स्थित है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं। तो ओजोन की गैस की दुर्गंध कैसी होती है, तो जो सड़ी हुई मछली की तरह, ठीक। और इसको हम कैसे लिखते हैं कि O3 से इसको हम इंगित करते हैं, जैसे O2 से ऑक्सीजन को, इसी तरह ओजोन परत को O3 से करते हैं। चलिए 149 नंबर, इनमें से कौन भारत का प्रथम नाधीश था। कौन थे प्रथम नाधीश, तो हीरालाल जे कानिया, ठीक। तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे, हीरालाल जे कानिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्ति के करीब जीव या फिर वायु प्रदूषण। तो किससे, तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विलुप्ति के करीब जीव। और हमने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि आंध्र प्रदेश में जो LG पॉलीमाइम जो फैक्ट्री थी, ठीक, वहाँ पे किस गैस के रिसाव के कारण बहुत ही त्रासदी हुई थी, जो अभी हाल ही में 2019 में, तो उसके 2020 में, ठीक। तो इसके बारे में आपको बताना, मई 2020 में जो त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी। अगर आपको पता है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हम भी और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व कराते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।